हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीके बॉस कंपटीशन चैनल। आज फिर से देखेंगे हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया का समरी। तो आज दिन है बुधवार, तारीख है 23 नवंबर 2022। तो आइए देखते हैं कि आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ क्या हैं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और साथ ही हम लोग एडिटोरियल का भी एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं पहले पृष्ठ पर क्या है। CEC sought tenure disturbing destroys independence, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मुद्दा चला हुआ है जोर शोर से कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो शॉर्ट टेन्योर होता है वो बड़ा ही डिस्टर्बिंग है, और यह उनके इंडिपेंडेंस को समाप्त कर रहा है। यह हमारे डेमोक्रेसी के लिए भी ठीक नहीं है। हैंडीकैप्स पोल पैनल चिप्स फ्रॉम इम्प्लीमेंटिंग विजन रिफॉर्म्स। तो उनका टेन्योर इतना कम हो जा रहा है कि वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, जस्ट लाइक वो हैंडीकैप हो गए हैं, जैसे उनका हाथ ही काट लिया गया हो, और वे ना कोई विजन इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, ना कोई रिफॉर्म को लेकर आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन में। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि ऐसा शायद जानबूझ के इस तरह से किया जा रहा है। और यहाँ पर लिखा है कि इन द फर्स्ट 46 ईयर्स फ्रॉम 1950 टू 1996 ओनली 10 CECs वेयर अपॉइंटेड। तो 50 से लेकर 96 तक, 1996 तक ये 46 साल में मात्र 10 चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स नियुक्त किए गए थे। लेकिन बाद के 26 सालों में देखा गया कि सेंटर ने 15 CEC जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए हैं। तो इनका आप जानते होंगे कि टेन्योर 6 साल का होता है और रिटायरमेंट 65 साल में होता है। तो जो दोनों में से पहले हो उसमें ये रिटायर हो जाते हैं। आइदर 6 साल का इनका टेन्योर पूरा हो जाए या फिर 65 साल रिटायरमेंट वाला एज पूरा हो जाए। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि जैसे किन्हीं को चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पोस्ट पर अपॉइंट करना है तो डेट ऑफ बर्थ तो गवर्नमेंट को आसानी से मालूम होता है। तो वे आसानी से 1 या 2 साल जिनका बचा हुआ है कार्यकाल 65 पूरने वाला है, जैसे 65 पर रिटायर हो जाते हैं, तो 64 साल वाले किसी व्यक्ति को अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया जाए तो वो 1 साल ही रह पाएगा। तो इस तरह से अभी वर्तमान समय में किया जा रहा है। और TN सेशन साहब को भी, जो 1990 से 1996 तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे थे, उनका भी रेफरेंस दिया जा रहा है कि वो भी एक इरा था। और TN सेशन जैसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वंस इन ए व्हाइल होता है। तो इस तरह के डिबेट अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं। तो highlighting that chief election commissioners have not been given long tenures in the post session era। वही TN सेशन साहब जो 96 तक थे, उसके बाद का जो इरा आया, ठीक है, तो उसमें किसी भी CAC को लंबा टेन्योर नहीं दिया गया। सेशन साहब ने इलेक्शंस में बहुत सुधार लाए थे। उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है, जिसको आप आचार संहिता कहते हैं, उनको बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने लागू किया था और बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए थे, जिससे उस समय की वर्तमान सरकारें भी चिढ़ गई थी और बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुए थे उनके कार्यकाल में। लेकिन TN सेशन साहब ने बहुत इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो होता है वो अपने टेन्योर में लाए थे। तो यहाँ पर यही सब डाटा दिया हुआ है कि इन द फर्स्ट 46 ईयर्स आफ्टर अडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली 10 CECs वेयर अपॉइंटेड, बट इन द लास्ट, अभी जैसा हम बता रहे थे कि लास्ट 26 ईयर में 15 CECs को अपॉइंट किए गए। तो और इसका जो अपॉइंटमेंट का अभी प्रोसेस है वो भी उस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर और उनका काउंसिल होता है मिनिस्टर्स का, उसके एडवाइस पर प्रेसिडेंट जो है इनका अपॉइंटमेंट करते हैं। तो इसमें भी सुधार लाने की ज़रूरत है और बार बार इस पर सवाल उठते रहे हैं। और वर्तमान जो चयन प्रक्रिया है वो आर्टिकल 324 जो है वो उसको पूरी तरह से उल्लंघन है, इनकम्पैटिबल है। तो इसमें भी सुधार करने की ज़रूरत है। और एक बात और इसमें दिया हुआ है इसी आर्टिकल में, इट सेड दैट 6 CECs वेयर अपॉइंटेड बिटवीन
2004 एंड 2015। 2004 से 2015 के बीच 6 CECs अपॉइंट किए गए थे and 8 CECs had been appointed by the present government in the last 7 years। और इधर लास्ट 7 साल में 8 CECs को अपॉइंट किए गए हैं। तो ऐसा जानबूझ के शायद किया जा रहा है कि उनके टेन्योर्स को लंबा नहीं चलने दिया जा रहा है, जिसके कारण वे कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स नहीं लेके आ पा रहे हैं। Democracy is a facet of the basic structure of the constitution, and in order to ensure free and fair elections and to maintain healthy democracy in our country, the election commission should be insulated from political and or executive interference। तो ये executive interference या political interference से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। Appointment of members of election commission on the whims and fancies of the executive violates the very foundation on which it was created। तो आज जो जिस तरह से एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन भी है। thus making the commission a branch of the executive। तो इस तरह से जो है इलेक्शन कमीशन जो स्वायत्त होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, आज वह एक एग्जीक्यूटिव का ब्रांच बन के रह गया है। The law commission had recommended a change in the existing procedure and said in its 2015 report that the appointment of all the election commissioners including the CEC should be made by the president in consultation with a 3-member collegium। ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट द्वारा उनका अपॉइंटमेंट जरूर कराएं, लेकिन 3 मेंबर एक कोलिजियम होना चाहिए या सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, जिसमें PM साहब रहें, लीडर ऑफ अपोजिशन रहें, या फिर लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा रहें, और एक CJI को भी शामिल करें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। तो इस तरह से जो अपॉइंटमेंट होगा, इसी की बात कही गई है आर्टिकल 324 में भी। इसी तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नियुक्ति की बात की गई है, लेकिन आज जिस तरह से सीधे अपॉइंटमेंट किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये अगेंस्ट द इथोज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है। इस आर्टिकल के अनुसार ये बिल्कुल विपरीत है। तो इस पर अभी चर्चाएं चल रही है और TN सेशन साहब का भी खूब चर्चा चल रहा है। तो अब देखते हैं आगे के और क्या खबर है। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूज होंगे उसी को केवल हम शामिल करते हैं इसमें। WHO हंट्स फॉर द नेक्स्ट बिग पेंडेमिक बग। तो अभी आप जानते हैं कि कोरोना से थोड़ा राहत मिला है पूरे विश्व में। हालांकि चाइना में कुछ जगहों में फिर से मामला में इंक्रीमेंट देखा गया है, तो वहाँ घटते बढ़ते रहता है, या थोड़ा सा भी वहाँ पर मामला निकलने लगता है तो चूंकि हार्डकोर कंट्री है तो वो तुरंत पूरा बैन लगा देते हैं, पूरी तरह से बंद कर देते हैं। तो इवन एज द वर्ल्ड रिकवर्स फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ द कोविड पेंडेमिक, bioscientists have started a global search to identify microorganisms that could potentially trigger another public health crisis। तो हमारे जो बायोसाइंटिस्ट हैं उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा है, वे लगे हुए हैं कि कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो हमारा जो पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जिस तरह का कोविड के समय उत्पन्न हुआ था उस तरह का फिर से ट्रिगर कर सके। तो इस पर जो है बायो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, उसकी हंट कर रहे हैं, उसका खोज कर रहे हैं। हंट मतलब होता है खोज करना। नेक्स्ट बिग पैंडेमिक बग। लास्ट वीक द WHO held a meeting of 300 top scientists from across the world to discuss 25 virus families and bacteria as well as disease X। According to the UN health body, disease X has been included to indicate an unknown pathogen। ठीक है, तो ये disease X यहाँ पर एक नाम रखा गया है कि वर्तमान में कोई ऐसी बीमारी हो, उसका नाम पता नहीं है, जैसे उसी को disease X कह के संबोधित किया गया है। To indicate an unknown pathogen that could cause a serious international epidemic। तो उसके कारण इपिडेमिक हो सकते हैं। इपिडेमिक का ही बड़ा रूप आपको पेंडेमिक कहलाता है। एपिडेमिक जो होता है वो लोकल लेवल पर होता है, लेकिन वही जब पूरा ब्रस्ट कर जाता है, फैल जाता है, तो उसी को हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें जितना इम्पोर्टेंट न्यूज था हम लोगों ने देखा। तो अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट पेज है ये आपका, ये सऊदी जो शौक अर्जेंटीना जो फुटबॉल में उसको हरा दिया है। तो अर्जेंटीना जैसा देश को हराना बहुत मुश्किल था, और ऐसा करने वाला सऊदी अरबिया जो है फर्स्ट एशियन टीम हो गया है टू बीट अर्जेंटीना इन वर्ल्ड कप। तो ये फुटबॉल का जो है अर्जेंटीना बहुत एक फेमस, यहाँ का जो फुटबॉल टीम है बहुत फेमस है, उसको सऊदीया ने परास्त किया है।
तो एक शॉक की तरह है, शॉकिंग की तरह है। तो यही जैसे आप क्रिकेट में बहुत कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं, कभी-कभी आप देखते हैं कि बिल्कुल कमज़ोर टीम है और एक मजबूत टीम को हरा जाती है, ठीक उसी तरह की घटना जो है फुटबॉल में भी हुई है। डी गैंग थ्रेट आउट टू बी ए होएक्स। तो और इसमें उस तरह का कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है, तो फिर अगले पृष्ठ की ओर बढ़ेंगे। हाँ, तो चलिए फिर से ये एक फ्रंट पृष्ठ है, वो आधा-आधा कटा हुआ था शुरू वाला पार्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक फ्रंट पृष्ठ है। इसमें क्या है, तो ये जो मार्शल आर्ट्स लीजेंड था और एक्टर ब्रूस ली, हालांकि इनकी मौत बहुत पहले हो चुकी है 1973 में, लेकिन एक रिसर्च छपा है, उसमें बताया गया है कि बहुत ज़्यादा पानी पीने के कारण जो है इनका मौत हुआ था। मात्र 32 साल की उम्र में ये एक एक्टर थे और मार्शल आर्ट ट्रेनर भी ये थे। तो हैव कंक्लूडेड दैट ली इज लाइकली टू हैव डाइड फ्रॉम हाइपो हाइपोनाट्रेमिया। तो इसमें क्या होता है कि ये सोडियम का जो कंसंट्रेशन है हमारे शरीर में लो हो जाता है, और ऐसा तभी होता है जब हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। तो ये टर्म भी आप याद रखिएगा कि बॉडी में जब सोडियम का लो कंसंट्रेशन हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो यही है हाइपोनाट्रेमिया, इस तरह का है। एंड अर्थक्वेक ये इंडोनेशिया वाला है। और डेथ टॉल जो है 268 पहुंच गया है। ये बेजिंग जो अभी हम चर्चा कर रहे थे, ये बेजिंग शट्स पार्क्स मॉल्स, तो ये सब जो है, और एक आपका संघाई जो है वहाँ भी निकला है, तो उन्होंने फिर से इसको बंद करना शुरू कर दिया है। 5 मेघालय विलेजर्स किल्ड इन बॉर्डर फायरिंग बाय असम कॉप्स। तो ये असम के जो कुछ पुलिस थे और शायद कुछ फॉरेस्ट गार्ड थे, उनकी फायरिंग में मेघालय के 5 विलेजर्स मरे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में इस तरह की घटना घटती रहती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और यहाँ पर आपको कुछ डाटा भी दिया गया है, देखिए आपको इसको दिखाते हैं जूम करके। ये असम नागालैंड में 1979 में इस तरह की घटना हुई है। फिर असम अरुणाचल प्रदेश, असम मेघालय, असम मिजोरम। जैसे अगर अभी जो है बिहार यूपी का बॉर्डर लगा हुआ है, तो यूपी पुलिस के गोली से अगर 5 आम बिहारी मारे जाएं तो ये बहुत आश्चर्य की बात होगी। लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, जो कि हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो इस ओर सरकारों को ध्यान देना चाहिए और इस तरह की घटनाएं नहीं घटनी चाहिए। आगे, और आईआईटी गुवाहाटी के जो डायरेक्टर है, और उनको नया जो है एआईसीटीई चीफ बनाया गया है। और इनका नाम है डायरेक्टर टीजी सीताराम, हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ एआईसीटीसी। एआईसीटीसी का फुल फॉर्म जानते होंगे आप लोग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ऑस्ट्रेलिया पार्लियामेंट क्लियर्स इंडिया एफटीए पेप्स वे फॉर ट्रीटी। तो वहाँ का जो पार्लियामेंट है, इंडिया एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। अब कोई ट्रीटी बनेगी दोनों देशों के बीच में, तो इस पर कोई आर्टिकल आएगा तो उस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आगे कोई यहाँ पर देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़, अब इस पेज में नहीं है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। टाइम्स सिटी का ये पेज है, तो ये चूंकि डेली एडिशन वाला न्यूज़पेपर है, तो टाइम्स सिटी वहाँ का लोकल जो न्यूज़ होता है उसको दिखाता है। आइए टाइम्स नेशन की ओर बढ़ते हैं। तो ये पेज आपका टाइम्स नेशन का है, तो इसमें देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं। इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल न्यूज़ होते हैं, जिसको हमें छोड़ देना चाहिए, नहीं तो पढ़ने में समय ज़्यादा बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपके पास समय है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज में
कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ अगर होगा तो उस पर चर्चा करेंगे। ये कोई एडवर्टीजमेंट दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज नंबर 11, इसमें देखते हैं क्या है। मैंगलुरु बॉम्बर्स आदियोगी पिक ऑन कॉप्स स्कैनर्स। ठीक है, तो ये जो मैंगलुरु वाला जो केस है बॉम्ब ब्लास्ट वाला, वही दिया हुआ है। तो ये तो एक तरह से पूरी तरह से न्यूज हो गया। इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक ईपी का चर्चा है, तो इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये पेज नंबर 12 में, इफ ही ब्रिंग्स फ्रीडम स्ट्रगल एलाइव भाया टेक। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम करते हैं। और ये न्यूज़ भी आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लखनऊ में फरवरी 2023 में ग्लोबल समिट होने वाला है, तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो पहले इसको देखते हैं। इफ ही ब्रिंग्स फ्रीडम स्ट्रगल एलाइव भाया टेक, यूनियन आई एंड बी मिनिस्टर अनुराग ठाकुर एट द इनॉग्रेशन ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड सिनेमा एग्जीबिशन इन पणजी। ठीक है, तो वक्त विदुर वाज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू फेस ए बैन इन द 1920। 1920 में इस पर बैन लगाया गया था, क्योंकि इसमें जो एक कैरेक्टर था विदुर, वो महात्मा गांधी से मिलता जुलता कैरेक्टर था, उनकी पर्सनालिटी से मिलता जुलता कैरेक्टर था। तो इस तरह की फिल्मों को अब जो है दिखाया जा रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फिर एक और फिल्म का चर्चा है, ये आपका उदय काल है 1930 में, तो इसमें भी कुछ परिवर्तन के साथ इसको दिखाया गया था। बेस्ड ऑन मराठा किंग शिवाजी, लिटिल चेंज, इसका टाइटल चेंज करना पड़ा था बिकॉज इट्स प्रीवियस वन हैड द वर्ड स्वराज्य फ्रीडम विच वाज सीन एज सेडिटियस बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल पावर। ठीक है, तो इस तरह का मूवी जब बनता था तो ब्रिटिश वाले इसको सेडिशन की तरह लेते थे, देशद्रोह की तरह देखते थे। These little known facts about India's freedom movement are part of an exhibition. Exhibition मतलब प्रदर्शनी होता है। Freedom movement and cinema organized by the Central Bureau of Communication on the sidelines of the 53rd International Film Festival of India. तो यही इफ्फी का फुल फॉर्म है। ठीक है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इफ्फी। तो इसी जगह पर ये सब जो हमारी पुरानी फिल्में हैं उसको दिखाया जाना है। तो इफ ही ब्रिंग्स फ्रीडम स्ट्रगल, जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ था, उसको एक बार फिर से ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से जीवंत कर देगा। यही आपका है, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। इफ्फी का फुल फॉर्म ध्यान में रखेंगे। ये भी आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि फरवरी 2023 में लखनऊ में एक ग्लोबल समिट होने वाला है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सेड 21 countries had so far expressed interest in attending the event। तो 21 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे अभी तक की जानकारी के अनुसार। फिर हो सकता है कि आगे कुछ और देश इसमें शामिल हों। अनाउंसिंग द काउंट डाउन टू द उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 to be held in Lucknow from February 10 to 12, CM Yogi Adityanath on Tuesday called upon global and domestic industries to take advantage of the massive opportunities provided by the state and participate in the project of making a prosperous and powerful new India। ठीक है, तो ये पूरा चर्चा किया गया है। इनका मूल उद्देश्य इस तरह के समिट कराने का यही होता है कि बाहरी इन्वेस्टर्स को बुक किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ताकि इन्वेस्टमेंट करें यहाँ पर, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बनते हैं, इससे एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी क्रिएट होते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल जब कोई राज्य विकास करेगा तो डेफिनेटली है कि देश का भी विकास होगा। तो इसमें आपको पूछा जा सकता है कि ग्लोबल समिट जो है इंडिया में कहाँ होने वाला है, तो लखनऊ में फरवरी 2023 में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज, अगले पेज की ओर चलते हैं। ये टाइम्स स्कैंड का पेज है, इसको आप खुद से पढ़ें।
इसमें भी कुछ सीखने लायक चीज़ है। अगर आपके पास समय है तो इसको जरूर पढ़ें। न्यू नॉर्मल इज नॉट एन एक्सक्यूज, फोकस ऑन एम्प्लॉय वेलबींग। तो न्यू नॉर्मल वही जो पेंडेमिक के बाद जो नया नॉर्मल बना है एक कॉरपोरेट सेक्टर में, तो उसी की चर्चा होगी ये। तो इसको आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। ये पूरा एडवर्टीजमेंट है टाइम्स नेशन। तो इसमें देखिए, टू बीट फ्रॉडस्टर्स ईडी समन्स टू नाउ हैव क्यूआर कोड्स। ठीक है, तो अब जो बुलावा आएगा उसमें भी क्यूआर कोड रहेगा, है ना। आजकल देखिए कि नकली ईडी बन के, नकली सीबीआई बन के लोग रेड कर रहे हैं। तो उनका जो समन होगा या उनका कोई नोटिस होगा तो उन पर अगर क्यूआर कोड लग जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। गुजरात में अभी पूरी तरह से इलेक्शन का माहौल है, तो सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना दावा है। तो चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पेज की ओर। इसमें अब फिर उस तरह का कोई न्यूज़ नहीं है और एडवर्टीजमेंट है सिर्फ। पेज नंबर 19 में आते हैं टाइम्स बिजनेस। तो इसमें देखिए बिजनेस वाले पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्रिप्टो हाइप सर्च इन इंडिया ओवर लास्ट फ्यू ईयर्स। तो क्रिप्टो करेंसी में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया में भी बढ़ा है। इंडिया, ब्राज़ील एंड द यूएस विटनेस्ड द नंबर ऑफ क्रिप्टो यूजर्स एंड ऑनर्स increasing significantly between 2019 and 2022. In India, for example, the number of those invested more than tripled from 8% to 27% in that period. तो क्रिप्टो करेंसी में भी अब लोग इन्वेस्ट करने लगे हैं, उसी की यहाँ पर चर्चा की गई है। ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट क्लियर्स वे फॉर इंडिया ट्रेड डील फेज 2 टॉक्स सून, विल रिमूव ऑल इम्पोर्ट ड्यूटीज, लिबरल वीजा रेजिंग एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो आशा किया जा रहा है कि वीज़ा का जो नियम होगा वो भी आसान होगा और जितने भी इम्पोर्ट हम लोग करते हैं वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से, तो उस पर से इम्पोर्ट ड्यूटी हटाई जाएगी। ये अभी ले ऑफ का एक दौर चल रहा है। अभी ट्विटर में देखिए बहुत सारे कर्मचारियों को हटा दिया गया है। यहाँ गूगल्स का जो पेरेंट कंपनी है आप जानते हैं अल्फ़ाबेट है, उसमें भी ले ऑफ चल सकता है और 10,000 स्टाफर्स को हटाया जाएगा। एक अनुमान है में ले ऑफ अप टू 10 के। तो इसमें और भी बहुत सारे न्यूज़ हैं, तो इसको आप खुद से पढ़ेंगे। अब आइए बढ़ते पेज नंबर 20 की ओर। पेज नंबर 20 आपका एडिटोरियल वाला पृष्ठ है। तो इसमें जो है पहला एडिटोरियल देखेंगे, पर्शियन प्लेइंग फील्ड। तो ये जो आपको पर्शियन प्लेइंग फील्ड दिया हुआ है, ये आपको ईरान से संबंधित आर्टिकल है और इसमें ऑब्वियसली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की चर्चा होगी। ईरान इज ए ग्रेट चर्न, इज इन ए ग्रेट चर्न। ग्रेट चर्न मतलब हुआ कि ईरान में जो है अभी परिवर्तन का एक दौर चल रहा है। चर्न मतलब होता है मंथन, ठीक है, मथनी जिसको आप कहते हैं। तो एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक मंथन के दौर से गुजर रहा है। नाइदर मोर रिप्रेशन नोर ए चाइना ईरान एक्सिस विल हेल्प मेजर डेमोक्रेसीज। तो बहुत ज़्यादा अगर रिप्रेश करें, इस पर दबाव डालें, है ना, तो वो भी ठीक नहीं है। या अगर चाइना ईरान एक्सिस बनता है, चाइना और ईरान एक दूसरे के बहुत नज़दीक आते हैं और दोनों के बीच एक एक्सिस बनता है, तो इससे जो मेजर डेमोक्रेसीज हैं उनको भी फायदा होने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि चाइना और ईरान का जब गठजोड़ बनेगा तो चाइना निश्चित रूप से जो वहाँ का जो प्रिंसिपल है कम्युनिज्म का, उसको वहाँ पर जो है एक्सपेंड करेगा। तो ये अगेंस्ट डेमोक्रेसीज होगा और मेजर डेमोक्रेसी जैसे यूएस हो गया, इंडिया हो गया, ये सब के लिए ठीक नहीं है। ईरानियन फुटबॉलर्स साइलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट तेहरान सीन बाय द वर्ल्ड एट द वर्ल्ड कप। तो अभी इन्होंने जो एक प्रोटेस्ट किया था, नेशनल एंथम गाने से मना कर दिया था, तो ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट जो चल रहा है अगेंस्ट तेहरान should be read in the context of the huge churn in Iran. Amazingly, protest over women's dress code continue despite 400 plus deaths at the hands of the regime's law enforcers.
तो वहाँ पर जो ड्रेस कोड लेके प्रोटेस्ट चल रहा है हिजाब को लेके, आप जानते हैं कि एक कुर्द महिला थी, शायद उनका नाम अमीना करके कुछ था, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था वहाँ का जो एक नैतिक पुलिस नाम का संगठन है उसके द्वारा, और हिजाब उन्होंने गलत ढंग से पहना हुआ था, तो उनको शायद पीटा गया और इस क्रम में उनकी पुलिस कस्टडी में ही मौत हो जाती है। उसके बाद से लगभग 2 महीने से पूरे ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, बहुत भीषण प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें सभी तबके के लोग शामिल हैं। इस तरह का प्रोटेस्ट ईरान में बहुत पहले देखा गया था, लेकिन फिर से एक बार सभी लोग साथ आके, महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, और कुछ जो चाहते हैं कि रिफॉर्म हो, यहाँ का जो गवर्नमेंट है उसमें कुछ रिफॉर्म्स आए, तो ऐसे लोग भी इस प्रोटेस्ट में सामने आ रहे हैं। द बिग क्वेश्चन इज वेदर द अयतुल्लाह जो है वहाँ का सुप्रीम लीडर है, डिस्पेंसेशन विल सर्वाइव। डिस्पेंसेशन माने सरकार होता है, क्या उसकी सरकार सर्वाइव कर पाएगी? व्हाट इज टर्निंग आउट टू बी द बिगेस्ट मास मूवमेंट सिंस द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन। तो 1979 में जो एक इस्लामिक रेवोल्यूशन चला था, तो बिगेस्ट, उसके बाद से ये बहुत बड़ा मूवमेंट बन के निकलने वाला है। दैट इज स्टिल डिफिकल्ट टू आंसर। तो ये अभी तो बताना बहुत कठिन है। द रेजिम हैज शोन कंसिडरेबल एपेटाइट फॉर वायलेंस, क्योंकि इसको कुचला भी जा रहा है पूरी तरह से। सरकार चाह रही है कि इस एजिटेशन को, इस आंदोलन को कुचल के रख दे, और इसके लिए वायलेंस करने से भी नहीं कतरा रही है। प्लस द प्रोटेस्टर्स आर, एज ऑलवेज हैपेंस इन मास मूवमेंट्स, ए मिक्स्ड बंच। तो इसमें जो प्रोटेस्टर्स देखे गए हैं वो मिक्स्ड बंच है, जैसे कि हम लोग मास मूवमेंट में देखते हैं। मिक्स्ड बंच मतलब है कि सभी तबके के लोग इसमें शामिल हैं। दे हैव बीन लेड बाय यंग वोमेन। तो इसको लेड कौन कर रहा है? यंग वोमेन, क्योंकि ये वुमेन से ही रिलेटेड मामला है, तो वे लोग निश्चित रूप से इसको लीड कर रही हैं। बट दे हैव ऑल्सो ड्रॉन इन पीपल प्रोटेस्टिंग करप्शन एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन। लेकिन इन लोगों ने उनका भी ध्यान खींचा है जो पहले से प्रोटेस्ट करते रहे, जो हाँ उतना करप्शन है या फिर इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो सारे लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। या फिर बहुत सारे लोग इन्फ्लेशन के अगेंस्ट भी हैं, तो वे लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। देयर इज ऑल्सो ए डिवीजन बिटवीन रेडिकल्स who want regime change and moderates who want change the regime somewhat। तो इसमें देखिए, एक होता है रेडिकल जो होता है कि पूरा वहाँ का सरकार चाहता है कि पुरानी जो सरकार है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए और उनके जगह पर एक नया सिस्टम आए। लेकिन जो मॉडरेट्स है, ठीक है, वे क्या चाहते हैं कि चेंज हो समव्हाट, मतलब हुआ कि एक एक्सटेंड तक, तो पूरी तरह से ना चेंज हो जाए। द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ईरान has increased by a staggering 1135% over the last decade। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉस्ट है वो बहुत बढ़ा है। स्टैगरिंग मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में, 1135% जो है बढ़ा है। दैट्स एन एवरेज 100% प्लस एनुअल इंक्रीज। ठीक है, तो हर साल 100% का इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत बड़ा इंक्रीज है। विथ ए corresponding स्टीप डिक्लाइन इन लिविंग स्टैंडर्ड। तो जानते हैं कि कॉस्ट जब गुड्स का सर्विसेज का बहुत बढ़ जाएगा तो डिक्लाइन आएगा ही लिविंग स्टैंडर्ड्स में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरेगी। तेहरान's decision earlier this year to stop subsidizing imports of some essentials has pushed inflation up। तो इस साल उन्होंने क्या डिसीजन लिया था कि जो सब्सिडी दे रहे हैं इंपोर्ट्स पर, जो चीज़ बाहर से खरीद के आते हैं उन पर वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और ये ज़रूरी सामान थे, इसेंशियल्स थे, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया उस सब्सिडी को, तो इससे इन्फ्लेशन और ऊपर गया। ईरान्स इनएबिलिटी टू सेल इट्स ऑयल ओपनली, ये भी नहीं कर सकते हैं कि अपने ऑयल को ये ओपनली बेच सके, क्योंकि यूएस ने इन पर सैंक्शन लगा कर रखा है। ड्यू टू यूएस सैंक्शंस ऑल ऑफ दिस हैज क्रिएटेड द ग्राउंड फॉर द करेंट प्रोटेस्ट। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, इन्फ्लेशन बढ़ गया है, वहाँ की इकोनॉमी ठीक से नहीं चल पा रही है, बहुत स्लो डाउन है, वे अपना ऑयल नहीं बेच पा रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो ये सब जो है करंट प्रोटेस्ट का एक ग्राउंड तैयार कर रहा है। बट गिवन ईरान्स ज्योग्राफी एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन वेस्ट एशिया, ए टोटल कोलैप्स ऑफ द कंट्री विल हैव सीरियस कंसिक्वेंसेस। तो इसका जो ईरान का जो ज्योग्राफी रहा है और एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है ईरान का वेस्ट एशिया में, पश्चिम एशिया में, तो अगर ये कंट्री पूरी तरह से कोलैप्स कर जाता है तो इसका बहुत बुरा परिणाम हो सकता है, बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। एडिशनली द
regime could double down with the support of its growing relationship with China। तो इसके अतिरिक्त क्या है कि वहाँ की जो सरकारें हैं वो डबल डाउन हो सकती हैं अपने सपोर्ट, जो इनको सपोर्ट मिल रहा है चाइना से, तो उसके कारण ये डबल डाउन हो सकती हैं। रेजिम को डबल डाउन, मत डबल डाउन का सेंस हुआ कि और आगे बढ़ना या प्रोस्पेरस बनना, किसी के सपोर्ट से, किसी के सपोर्ट प्राप्त करके आगे निकलना, तो यही है। दिस विल बी डेट्रीमेंटल फॉर इंडिया। तो ये तो डेफिनेट है कि अगर वो चाइना के ज़्यादा करीब जाता है तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है, भारत के लिए ये डेट्रीमेंटल होगा, हानिकारक होगा। विच नीड्स ईरान फॉर कनेक्टिविटी टू अफगानिस्तान। तो हम जानते हैं कि हमें ज़रूरत है ईरान की, ताकि हम अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट हो पाएँ। आप जानते हैं कि एक चाबहार बंदरगाह जो हमने ईरान में बनाया है ताकि हम अफगानिस्तान तक पहुंच सकें। एंड एनर्जी रिच सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया का जो भाग है जो एनर्जी रिच माना जाता है, वहां तक हमारा एक्सेस तभी हो पाएगा जब हमारे संबंध ईरान से अच्छे हों। नाइदर इज ए चाइना ईरान एक्सिस गुड फॉर द यूएस, और ना ही चाइना ईरान का जो एक्सिस एक बन जाएगा यूएस के लिए भी ठीक नहीं है। Donald Trump's needless aggression is one reason the ultra conservatives outplayed the moderates in Tehran's power politics। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो कह रहा है कि एक नीडलेस एग्रेशन था, जरूरत से ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप साहब एग्रेसिव हो गए थे। तो ये भी एक रीजन है कि वहाँ का जो एक पावर पॉलिटिक्स है तेहरान का, तो वहाँ पर कंजर्वेटिव्स का जो है एक फिर से धाक चलने लगा, और मॉडरेट्स वहाँ जो है आउट प्ले हो गए, शासन सत्ता से बाहर चले गए। दैट्स अनदर रीजन व्हाई द डेमोक्रेटिक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन शुड रीस्टार्ट टॉक्स ऑन द ईरान न्यूक्लियर डील। तो कह रहा है कि ये एक दूसरा रीजन है, और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अभी जो है डेमोक्रेटिक यूएस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको फिर से, ये जो बाइडेन की जो अभी सरकार है अमेरिका में, उसको फिर से बातचीत शुरू करनी चाहिए ईरान के साथ। ईरान न्यूक्लियर डील पर भी बात होनी चाहिए, और अभी तेहरान को जो ज़रूरत है कि उनको एक इकोनॉमिक शक्कर मिले, सपोर्ट मिले, तो वो उनको मिलना चाहिए। इट डेस्परेटली नीड्स, तो इसकी बहुत ज़रूरत है ईरान को कि उनको एक इकोनॉमिक सपोर्ट मिले। दिस विल परहैप्स ऑल्सो बी ए वे टू प्रोड द अयतुल्लाह टू टेक ए सॉफ्टवेयर एटीट्यूड टू प्रोटेस्टर। तो इस तरह का अगर स्टेप्स लिए जाते हैं अमेरिका के द्वारा, तो हो सकता है कि ये प्रोटेस्टर्स के साथ सॉफ्ट वे में पेश आए वहाँ की सरकारें, तो ये प्रयास करने से पॉसिबल होगा। तो ये पूरा आर्टिकल आपको वहीं से संबंधित है। बॉयज कैन नॉट बी बॉयज, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिलॉसफी टाइप का आर्टिकल है और सच्चाई भी है, सच्चाई बयां करता है। और इधर आपको पूरा लिखा गया है, ये फुटबॉल इज नॉट द ओनली पार्टी। तो अभी जो वर्ल्ड कप चल रहा है, तो उसके मदद से ये आर्टिकल लिखा गया है, और मिडिल ईस्ट की जो इकोनॉमी है उस पर चर्चा की गई है। ये उसका गुड टाइम्स चल रहा है, और आने वाले समयों में अगर वे अपने इकोनॉमी को और डाइवर्सिफाई करते हैं तो ये उनके लिए अच्छा होगा। तो ये भी आप पढ़ सकते हैं आर्टिकल। तो देखते हैं कि नेक्स्ट पेज में और कुछ इससे इम्पोर्टेंट है क्या, तो उसकी ओर बढ़ेंगे। तो टाइम्स टेकीज ये दिया हुआ है, ये आप खुद से पढ़ें। टाइम्स ग्लोबल, तो ग्लोबल में देखिए क्या है, इंटरनेशनल न्यूज़ इसमें होते हैं टाइम्स ग्लोबल में। जेलेंस्की अर्ज यूक्रेनियंस टू कंजर्व एनर्जी फॉर सर्वाइवल। तो कल भी इसकी चर्चा हम लोग किए थे कि अभी जो है यूक्रेन में बहुत बुरा हाल है, और इलेक्ट्रिसिटी बार बार कट जा रहा है। उनके पास ना तो लाइट्स हैं, ना पीने के लिए पानी है, और ना बनाने के लिए भोजन है। मिसाइल स्ट्राइक हुआ है, तो इससे वहाँ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत प्रभावित हुआ है, डिस्ट्रॉय करके रखा है वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को। WHO warns millions of lives at risk in Ukraine दिस विंटर ड्यू टू डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रहने के लिए घर ही नहीं होगा तो फिर लोग कैसे रहेंगे, कैसे खाना बनाएंगे, और टेम्परेचर्स जो है वहाँ का बहुत गिरेगा। ये विंटर सीजन है,
अभी तक तो माइल्ड रहा है, लेकिन आने वाले समयों में ये 0 से भी नीचे जाएगा और एक्सपेक्टेशन किया गया है कि ये -20 डिग्री सी तक जा सकता है। तो एक आगे बुरा समय है, इसीलिए जेलेंस्की जो है वहाँ के प्रेसिडेंट, उन्होंने लोगों से अपील की है कि आप एनर्जी को कंजर्व करके चलें, ये आपको काम आएगा। इंडोनेशिया क्वेक टोल 260 फॉर सर्वाइवर्स इन रबल। रबल मतलब ये जो मलबा होता है, इसके अंदर बहुत सारे लोग फंसे होते हैं। तो प्रयास किया जा रहा है कि अभी भी अगर कोई वहाँ फंसे हुए हैं तो उनको वहाँ से बाहर निकाला जाएगा। तो डेथ टोल बहुत ज़्यादा हो गया, 268 तक पहुँच गया है। हार्ड टाइम्स अहेड एज वर्ल्ड फेसेस डीजल शॉर्टेज। तो डीजल शॉर्टेज अगर वर्ल्ड फेस करेगा तो हार्ड टाइम्स निश्चित रूप से होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डीजल जो होता है कितना इम्पोर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए। आप हाईवे पर देख रहे हैं, आपके इतने सारे ट्रक दौड़ रहे हैं, सब किससे चल रहे हैं। नो फ्यूल इज मोर एसेंशियल टू द ग्लोबल इकोनॉमी दैन डीजल। इट पावर्स ट्रक्स, बसेज, शिप्स एंड ट्रेन्स। सिर्फ ट्रक ही नहीं, बस, शिप्स, ट्रेन सभी इससे चलते हैं। इट ड्राइव्स मशीनरी फॉर कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन की जो मशीनें होती हैं इससे चलती है। मैन्युफैक्चरिंग एंड फार्मिंग की जो मशीनें होती है इससे चलती है। इट इज़ बर्न फॉर हीटिंग होम्स। अच्छा, घर को गर्म करने के लिए भी विंटर सीजन में इसका प्रयोग होता है, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ता है। एंड विद द हाई प्राइस ऑफ नेचुरल गैस इन सम प्लेसेज इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड टू जनरेट पावर। नेचुरल गैस का जो प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, तो कहीं कहीं इसका उपयोग पावर जनरेशन में भी होता है। बट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑन द प्लेनेट इज इन डेंजर फेसिंग डीजल शॉर्टेज। तो जितना भी आपको प्लेनेट में कंट्री है, सभी इसको फेस कर रहे हैं किसी ना किसी रूप में। द टोल कुड बी इनॉर्मस इन द यूएस अलोन। द सर्जिंग डीजल कॉस्ट विल मीन ए $100 billion हिट टू द इकोनॉमी, according to Mark Finlay, an energy fellow at Rice University's Baker Institute of Public Policy। ठीक है, तो आगे का समय बहुत मुश्किल होने वाला है, तो इसका कुछ अल्टरनेट ढूंढा जाना चाहिए। डोंट लाइक मस्क वर्क फॉर अस टेक कंपनीज वो ट्विटर एक्स स्टाफ। तो आप जानते हैं कि बहुत बड़े तौर पर फायरिंग चल रही है, मतलब स्टाफर्स को हटाया जा रहा है। चाइनाज आर डन बेबी सिटिंग। तो अगर आपके पास टाइम है तो पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ स्पोर्ट्स आप जानते होंगे, इसमें आप तो हमेशा न्यूज़ में बने रहते हैं, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, तो उसको खुद से देखिएगा। ये सोनाली फोगाट थी, इनको इनके पीए ने ही मारा था और उनका एक दोस्त था, और ये प्रॉपर्टी के लिए हुआ था। 3 months आफ्टर नेतास मर्डर। तो ये बहुत बुरा हुआ इनके साथ। इंडिया यूएई टॉक ऑन ट्रेड टाइज, यूज ऑफ यूपीआई फॉर रिमिटेंसेज। तो रिमिटेंसेज मतलब हुआ कि बाहर में जो लोग कमाते हैं और वहाँ से अपने देश को जो पैसे भेजते हैं, उनकी फैमिली यहाँ होती है या किसी रूप में पैसे भेजते हैं, तो उसको रिमिटेंस बोला जाता है। और रिमिटेंसेज का हमारे देश में बहुत योगदान है। तो बात चल रही है कि यूपीआई के थ्रू रिमिटेंसेज आ जाए हमारे देश में। यूएई में शायद 30-35 लाख इंडियन रहते हैं और वे यहाँ हमेशा रिमिटेंसेज भेजते हैं। तो अगर ये यूपीआई के माध्यम से हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आसानी होगी, लोगों को पैसे भी भेजने में आसानी होगा। यूपीआई एज ए पेमेंट प्लेटफॉर्म फॉर रिमिटेंसेज फ्रॉम द 3.5 million स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी इन द यूएई। तो 3.5 million है, तो वही 35 लाख है। तो नेक्स्ट देखते हैं और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 30 साइट्स ऑफ तेलंगाना मंत्री। तो नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज की ओर। तो इसी तरह से न्यूज़पेपर इसी तरह से पढ़ा जाता है कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, कौन हमारे एग्जामिनेशंस में पूछे जा सकते हैं। अगर आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका बहुत समय बर्बाद होगा, तो आप सिर्फ इम्पोर्टेंट न्यूज़ ही पढ़ें। तो इस तरह से ये पूरा समाप्त हो गया, जो भी चर्चाएँ थी हमने की। तो
उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा टाइम्स ऑफ इंडिया समरी का। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं एक टाइम्स ऑफ इंडिया के एक नए एडिशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।